ओके, गेट दिस। मई 2004 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपने 129 ईयर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश देखा। मार्केट ओपन होते ही 20 मिनट के अंदर शेयर प्राइसेस 10% से ज्यादा गिर गए। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेक्टेड रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई। लेकिन मई 2009 में तो रूलिंग कोलिशन के पावर में आते ही स्टॉक मार्केट बढ़ गया था। और फिर 2014 में जब न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तब फिर मार्केट बढ़ गया था। 2019 में भी वही स्टोरी। तो अब 2024 में क्या होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। तो मैंने इस पर रिसर्च करी। जेफरीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड का मानना है कि अगर रूलिंग पार्टी हार जाती है तो शायद मार्केट्स अप्रॉक्सिमेटली 25% से गिर सकते हैं। 25%? ऑफ कोर्स उनका ये भी मानना है कि मार्केट्स रिकवर कर जाएंगे। इस इलेक्शन से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? वो तो पता नहीं है। मार्केट्स तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पॉलिटिक्स उससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो मैंने मार्केट डेटा को एनालाइज किया है ये देखने के लिए कि इससे पहले इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको इलेक्शंस के टाइम मार्केट कैसे बिहेव करता है इसका क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शंस के टाइम कौन से सेक्टर्स होते हैं जो ज्यादा फोकस में होते हैं। तो चलिए फिर नंबर्स में डाइव करते हैं और देखते हैं डेटा क्या कहता है। ठीक है, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डाले हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। Now let's get started. सबसे पहले हिस्ट्री क्या कहती है देखते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। इंडिया में बहुत कुछ हुआ है। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्स तक पहुंचे, हम पोलियो फ्री हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली, ऑस्कर्स जीते। इनफैक्ट शाहरुख खान ने भी कई सारे फ्लॉप्स के बाद एक क्रेजी कमबैक किया। और साथ ही जनरल इलेक्शंस भी हुए। और बाय द वे हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस की। अभी रूलिंग पार्टी तीसरी बार पार में आने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लीड ऑपोजिशन और दूसरी पार्टीज जुड़ गई हैं और रूलिंग पार्टी को चुनौती दे रही हैं। अब घड़ी घुमाते हैं, ये है 1980 से लेकर आज तक के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स की डेट्स। अब देखते हैं की बेंचमार्क इंडिसेस, मेनली निफ्टी 50 और सेंसेक्स के रिटर्न्स। इस ग्राफ में जैसे दिया है हम इन इंडिसेस का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे बिल्कुल इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने से एक दिन पहले तक, और फिर देखेंगे कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद इनमें क्या चेंजेस आते हैं। एंड दिस विल सरप्राइज यू। लेट्स स्टार्ट विद 1996। 1996 में क्या हुआ था इलेक्शंस में? ऑपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। लोकसभा में मेजॉरिटी के लिए कम से कम 272 सीट्स चाहिए होती हैं आउट ऑफ 543, पर ऑपोजिशन के पास सिर्फ 161 सीट्स थी। कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं थी, लेकिन ऑपोजिशन के पास ज्यादा सीट्स थी, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन के लिए, हिस्ट्री में सबसे कम समय के लिए। पर ऐसा क्यों? अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जरूरी सपोर्ट नहीं मिलता तो उन्हें अलायंसेस बना के अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ती है। जब ऑपोजिशन अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई तो थर्ड फ्रंट ने पहले की रूलिंग पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई। इसलिए 2 जून 1996 को HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये गवर्नमेंट भी सिर्फ 2 साल चली। फिर IK गुजराल थर्ड फ्रंट से अगले प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो भी सिर्फ 7 महीने के लिए रहे। उसके बाद कोई भी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए अर्ली 1998 में फिर इलेक्शंस हुए और इस बार ऑपोजिशन कोलिशन जीता। वाजपेयी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। देखो, पिछली बार गवर्नमेंट 13 दिन चली थी और इस बार 13 महीने। एक रीजनल पार्टी के अलायंस से हट जाने की वजह से उनकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं रही। 1999 में नेक्स्ट इलेक्शन हुए, लेकिन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस का क्या? 1996 के इलेक्शन से पहले 6 महीने में सेंसेक्स में 12% का राइज हुआ और फिर शुरू हुआ डिक्लाइन, क्योंकि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था उसने स्टॉक मार्केट को हिला दिया। 1998 में डिक्लाइन की कहानी कंटिन्यू हुई। ये दिखाता है जब गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है तो स्टॉक मार्केट भी वॉलेटाइल होता है। लेकिन इस बार की डिक्लाइन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी थी। जो कंट्रीज पहले 7 से 10% जीडीपी ग्रोथ देख रही थी, उनकी जीडीपी अचानक गिर गई। इस वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट आया। 1998 के इलेक्शन के बाद डिक्लाइन था, लेकिन इम्प्रूवमेंट के साइंस भी दिखने लगे।
क्यों? उसके लिए देखते हैं 1999 में क्या हुआ। लोगों ने फिर रूलिंग पार्टी को चूज किया और स्टॉक मार्केट ने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था। इसलिए इलेक्शन रिजल्ट से 6 महीने पहले निफ्टी 1024 पॉइंट्स पे था विद 36% रिटर्न। हालांकि रिजल्ट्स के 1 महीने बाद थोड़ा डिप आया, लेकिन 6 महीने बाद निफ्टी फर्दर बढ़ के 1453 हो गया 4% मॉडस्ट गेन के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल इलेक्शंस के आसपास के 1 ईयर पीरियड में निफ्टी ने 33% रिटर्न्स दिए। अब घड़ी को 4 साल आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 2004 की बात करते हैं। ये इलेक्शन कुछ अलग थे। ज्यादातर लोगों को लग रहा था रूलिंग कोalition ही आएगी। इसका प्रूफ लेने के लिए मैंने एक न्यूज आर्टिकल देखा जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स यही सजेस्ट कर रहे थे कि रूलिंग कोalition वापस आएगी। और उस वक्त मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा था। सेंसेक्स 6250 पॉइंट्स पर पीक कर रहा था। लेकिन फिर आया प्लॉट में ट्विस्ट। उस इलेक्शन में कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाई। फिर उससे भी बड़ा ट्विस्ट, ऑपोजिशन पार्टी और कुछ छोटी पार्टीज ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव करके एक कोलिशन बनाया। अब न्यूली फॉर्म्ड ऑपोजिशन कोलिशन ने 208 सीट सिक्योर की और रूलिंग कोलिशन के पास सिर्फ 181 सीट्स थी 544 में से। क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी तो न्यूली फॉर्म्ड ऑपोजिशन कोलिशन पार में आई। तो इलेक्शंस के पहले निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही 9% और 8% ईयर टू डेट से नीचे थे। अब बारी आई इलेक्शन रिजल्ट की। इलेक्शन रिजल्ट्स नेक्स्ट डे यानी कि 13 मई 2004 को डिक्लेयर किए गए। ये बैक टू बैक प्लॉट ट्विस्ट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी दिखा। इलेक्शन के 2 दिन बाद मार्केट लगभग 20% गिर गया, बट दिस गॉट रिवर्स्ड। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? एक साल में इन्वेस्टर ने अपने इन्वेस्टमेंट पे 23% का रिटर्न कमाया। तो यहाँ बड़ा लेसन क्या है? ये कि हौसला, शांति और धीरज, इन तीनों को अपने BFFs बना लो। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स के आउटकम्स अनसर्टेन होते हैं और सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन हमें एज इन्वेस्टर्स एक लंबा टाइम फ्रेम रखकर चलना चाहिए ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी कम से कम हो। अब 2009 में चलते हैं। इस इलेक्शन ईयर में वोटर्स ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ जारी रखने का फैसला किया। तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया? और हाँ, जस्ट अ रिमाइंडर, 2008 में ये क्राइसिस हुआ था। The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? 2009 तक चीजें थोड़ी शांत होने लगी और मार्केट्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। और आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो यूएस में होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी दिखता है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले तक 26% और 24% का जंप लिया था। 18 मई 2009 को इलेक्शन रिजल्ट्स के तुरंत बाद पहली बार इंडियन मार्केट हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने अपना अपर सर्किट टच किया। मतलब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया कि ट्रेडिंग को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि सिर्फ एक चीज जैसे कि इलेक्शन पर ध्यान देना और बाकी सब भूल जाना ठीक नहीं है। इकोनॉमी कई फैक्टर्स से इम्पैक्ट होती है, सिर्फ एक सिंगल इवेंट से नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और 2014 और 2019 के इलेक्शंस पे नजर डालते हैं। 2014 में थिंग्स चेंज्ड। 2014 में रूलिंग कोलिशन बहुत बड़ी मार्जिन से हार गए और ऑपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई और 2019 में रूलिंग पार्टी ने कंटिन्यू किया। अब स्टॉक मार्केट में क्या हुआ? 2014 और 2019 में दोनों निफ्टी 50 और सेंसेक्स इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले 13% और 8% रिस्पेक्टिवली बढ़ गए थे। अब इस सब कुछ में पैटर्न दिख रहा है। आमतौर पे जनरल इलेक्शन से जुड़ी इंस्टेबिलिटी इलेक्शन डेट से कुछ दिन पहले ही किक हो जाती है और जैसे ही मीडिया प्रेडिक्शंस और एनालिसिस शुरू होते हैं, जैसे ये जीतेगा या ये नहीं, वो जीतेगा, स्टॉक मार्केट में ड्रामा शुरू हो जाता है और इसमें किसी भी हिंदी सीरियल से ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं चुनाव के नतीजे के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने ज्यादातर केसेस में साल के एंड तक पॉजिटिव नोट पर ही एंड किया है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। लेकिन ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन था, इसलिए डबल चेक करने के लिए मैंने और भी रिपोर्ट्स देखी हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल के लिए, मिंट के इस आर्टिकल में एक स्मॉल केस मैनेजर वैल्यू स्टॉक्स का रिसर्च फीचर है। इसमें भी पिछले 20 सालों का डेटा देखा है। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का एक साल का रिटर्न ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर्स
पॉजिटिव गेन्स हैं। इलेक्शन के बाद अक्सर स्टॉक मार्केट्स शांत हो जाते हैं और नई गवर्नमेंट अपना प्लान और प्रायोरिटीज डिसाइड करती है। ये डायरेक्शन इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, जिससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन कभी कभी इलेक्शन सरप्राइजेस भी लाते हैं। अगर नतीजे लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते या अगर कोई भी सिंगल पार्टी साफ तौर पे जीत नहीं पाती तो मार्केट काफी शेकी हो सकता है, जैसे 2004 में हुआ था। और याद रखिए, इलेक्शंस के टाइम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत से फैक्टर्स से इंपैक्ट होती है, जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो, एग्जिट पोल्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। अब वीडियो खत्म करने से पहले इलेक्शन सीजन के टाइम सेक्टोरल परफॉर्मेंस के बारे में कैसे ना बात करूं, तो चलिए इसको देखते हैं। टॉप BSE सेक्टोरल इंडिसेस को देखो। इस चार्ट से क्लियर है कि मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इलेक्शन रिजल्ट से पहले के पीरियड में कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस इलेक्शन ईयर में कौन से सेक्टर्स परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पर होंगे। वीडियो के एंड पे आते आते हमने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे स्टॉक मार्केट कैसे अलग अलग बिहेव कर सकता है। हमने ये भी देखा कि सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स भी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इलेक्शन के आसपास के उतार चढ़ाव के बारे में ज्यादा परेशान ना हो। फ्यूचर सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे वो इलेक्शन लड़ने वाले हो, वोटर्स हो या हम जो देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले जो हुआ उससे सीख लें और 1 साल तक मार्केट की वॉलेटिलिटी झेल सकें तो आगे चल के सब ठीक हो सकता है। बस यही हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। तो इसके साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू कास्ट योर वोट, इट्स योर राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड stay healthy. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.